Life not always happens the way we predict, but fighters make their way out no matter what the circumstances are. Let's meet a single mother, fashionista, pet lover, and the lady full of life, Captain Shalini Singh. Welcome to our channel, ma'am. The nation needs you all about. Thank you. And ma'am, it's really pleasure talking to you क्योंकि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है and I read about you. ups and downs के थ्रू जिस तरह से आपने इतने अच्छे करिश के साथ चीजों को डील किया. So I'm really of the opinion कि जो भी candidates को देखेंगे, they will learn a lot through your life. So thank you so much for taking out time for this interview with us. Thank you so much. Thanks a lot for having me on your channel. Thanks a lot. तो मैम क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा टाइम जो है वो आप फोर्सेस में आपने गुजारा है और आपका जो एक्सपर्टीज है वो नॉट ओनली इन फोर्सेस बट अदर फील्ड्स में भी है. तो अगर मैं फोर्सेस की बात करूं और क्योंकि कैंडिडेट्स उन्हें यही नहीं पता होता है कि फोर्सेस में जाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है. तो मैम मेरी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है that out of these three like mental strength, physical stamina और good academics इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है फोर्सेस के लिए. इट्स अ वेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. और आप सरप्राइज हो गए ये जान के कि जब मैंने आर्मी में जाने का सोचा तो मेरे पास ना मेंटल स्टेमिना था ना फिजिकल स्टेमिना था. और एकेडमिक्स ठीक है, मतलब आई वाज ओके इन एकेडमिक्स. आई वाज नॉट अ टॉपर, राइट. आई वाज लाइक एनी अदर एवरेज स्टूडेंट. तो सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, आपका विल पावर होना चाहिए. अगर आपने सोचा है कि मुझे फोर्सेस में जाना है, मुझे यूनिफॉर्म पहननी है, तो आप कितना उस चीज़ पे के लिए कितना हार्ड वर्क कर सकते हो वो आपकी विल पावर से डिसाइड होता है. बाकी आपके मेंटल स्टेमिना और फिजिकल स्टेमिना एकेडमी में ट्रेनिंग के टाइम वो खुद डेवलप करा देते हैं. तो मेरी बॉडी कितना फिजिकल झेल सकती है ट्रेनिंग, वो मेंटली मुझे एकेडमी ने ही ट्रेन किया, राइट. राइट. तो मैं ये नहीं कहती कि अगर आप फिजिकली वीक हो, डेफिनेटली आपका स्टेमिना फिजिकल भी होना चाहिए, मेंटल भी होना चाहिए. पर अगर किसी कारण से वो नहीं है तो वो एक बैरियर नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते. तो डेफिनेटली मैं कहती हूँ कि इन सबसे पहले आपका विल पावर और आपका डिटर्मिनेशन आता है कि आप कितना आप डिटर्मिन्ड हो उस काम को करने के लिए. ये मेरा एक है इस क्वेश्चन का. तो मैम जैसे अभी हम देख रहे हैं कि गर्ल्स जो है वो काफी सारे फील्ड में एक्सेल कर रही हैं, लेकिन अगर हम डिफेंस को एज करियर ऑप्शन और स्पेशली गर्ल्स के बारे में देखें तो ये कितना चैलेंजिंग है उनके लिए. क्योंकि मैम आपको पता है कि आफ्टर अ व्हाइल दे हैव टू गेट मैरिड, दे हैव टू बियर चिल्ड्रन, दे हैव टू नर्चर देयर चिल्ड्रन. और अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, लाइफ इतनी ज्यादा हेक्टिक हो चुकी है, तो आपको फोर्सेस कितना चैलेंजिंग लगता है गर्ल्स के लिए. तो मैं ऐसा बोलूँगी इसके लिए कि ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है जो गर्ल्स के लिए चैलेंजिंग नहीं है. ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहाँ जाके वो मदर नहीं बनेंगी. ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहाँ जाके उनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देखनी पड़ेंगी, राइट. तो लाइक एनी अदर प्रोफेशन, इंडियन आर्मी या डिफेंस फोर्सेस का प्रोफेशन भी वैसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको एक लड़की होने का उतने ही आपके लिए चीज़ें आसान भी हैं और उतने ही चैलेंजेस भी हैं, राइट. बट ये कहना कि बिकॉज आप एक लेडी हैं और डिफेंस में आपको प्रॉब्लम होगा, तो जब मैं आर्मी की ट्रेनिंग के लिए गई मेरे पास एक 1.5 साल का बच्चा भी था. एक सिंगल पेरेंट थी मैं, और तब भी मैंने सब कुछ किया, राइट. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये सब आपका एक माइंडसेट है. लेडीज़ के लिए चैलेंजेस हर जगह हैं और मैं ऐसा मानती हूँ लेडीज़ ही एक ऐसी जेंडर है जो हर चैलेंजेस को बखूबी उनसे इतने अच्छे से निकल के आते हैं. दे आर बेस्ट मल्टीटास्कर. चाहे आप उनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, बच्चों की दीजिए, काम की दीजिए, उनको आप एडवेंचर स्पोर्ट्स दीजिए, उनको आप कुछ भी दीजिए, फिजिकल. इवन अभी एकेडमी में जो हमारी लास्ट 2 टाइम्स की जो टॉपर रहे हैं वो भी लड़कियां ही रही हैं, लड़के नहीं रहे, राइट. सो ऑल इन द माइंडसेट. बाकी आप ये सोचिए कि मैं लड़की हूँ इसलिए मेरे पास चैलेंजेस हैं, तो मतलब आई थिंक इंडिया में, आई विल से फॉर इंडिया कि इंडिया में द मोमेंट यू आर बॉर्न एज अ गर्ल आपकी लाइफ में एक चैलेंज स्टार्ट हो जाता है, राइट. तो इट्स ओके. आई थिंक इट्स ओके.
इसमें डिफेंस में ऐसा कुछ अलग सा नहीं है जो आपको बाकी जगह नहीं मिलेगा। मैम आपने अभी बात की कि इट्स ऑल द गेम ऑफ माइंड और कई बार ऐसा होता है कि जिन चीजों को हम सोचते हैं कि ये काफी डिफिकल्ट हो रही है हमारे लिए, उन्हीं में से बहुत बड़ी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज निकलती है और जो शायद आपकी लाइफ को भी चेंज कर दे। तो अपने माइंड को इतना स्ट्रांग रखना कि वो किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी जो यंग गर्ल्स हैं उनको? देखो सबसे मैं टोटली इस बात से एग्री करती हूँ, माइंड इट्स ऑल इन द माइंड। माइंड का सबसे बड़ा रोल होता है कि अगर आप कुछ करने की ठानते हो तो आप सबसे पहले अपने माइंड से ठानते हो। पढ़ाई लिखाई फिजिकल चीजें बाद में आती है, सब कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अपने माइंड को कन्विंस करना, सबसे पहली बात तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैंने कुछ सोचा है करने के लिए तो आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो मैं आई विल सजेस्ट कि सबसे पहले आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाइए कि आप उस चीज़ को कर सकते हैं। जब मैंने आर्मी ज्वाइन करने की सोची तो किसी को कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये नहीं कर सकते, बिकॉज मैं इतनी वीक थी, हर तरीके से वीक थी। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकती हूँ। कैसे करूँगी मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने अगर सोचा है तो मैं इसको करूँगी। तो सबसे पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट कि दुनिया कुछ भी कहे, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जब आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख लिया तो फिर आपने ठान लिया कि मुझे क्या करना है, चाहे आपने फोर्सेस में जाना है, चाहे आपने कोई भी प्रोफेशन चूज करना है, आपने भी लाइफ के साथ कोई भी करियर वो करना है, फर्स्ट आपको श्योर होना है कि आपने ये करना है। मतलब आपने एक बार अपने आप को श्योर कर लिया तो माइंड आपका साथ देता है, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपके रास्ते खुलते जाते हैं। कोई भी काम आप हाफ हार्टेडली करो ये सोच के कि अगर 10 फ्रॉम अ स्केल ऑफ 1 to 10, अगर 10 का एफर्ट है और मैं 5 डालूंगी और मैं सोचूं कि मैं मेरे साथ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने 10 सोचा है तो आपको 10 का ही एफर्ट डालना पड़ेगा। कोई भी काम अगर आप आधे दिल से करोगे, आधी मेहनत से करोगे तो वो नहीं होगा। एंड यू नो देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। ना शॉर्टकट बिल्कुल। लंबे समय तक नहीं चलते हैं। तो फॉर मी इट इज इम्पोर्टेंट कि आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, माइंड अपने आप तैयार हो जाएगा। मैम जैसे अभी हमने माइंड की बात की, तो कई बार ऐसे परसेप्शन जो है वो कैंडिडेट्स के दिमाग में आ जाते हैं, जैसे इफ दे आर नॉट फ्रॉम मिलिट्री बैकग्राउंड, या फिर अगर उन्हें कॉन्वेंट एजुकेशन नहीं मिली है, उन्हें इंग्लिश के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इस तरह के कई सारे रीजंस जो कि उनके लो कॉन्फिडेंस का एक कारण बनते हैं। तो मैम आपके हिसाब से इस लो कॉन्फिडेंस से डील करने का क्या रेमेडिएशन है? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, आपका नॉन मिलिट्री बैकग्राउंड, आपकी नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड, या आपका विलेज बैकग्राउंड, जो भी आपके कितने भी बैकग्राउंड आप मुझे बता दें, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं हैं डिफेंस में जाने के लिए, राइट? जी जी मैम। अगर आप नॉन डिफेंस बैकग्राउंड के हैं आप तो भी जा सकते हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती आप तो भी जा सकते हैं, आप गांव के हैं आप तो भी जा सकते हैं, ठीक है। सो ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आर्मी में हैं, जिनके घर में दूर दूर तक कोई आर्मी से नहीं था, मेरी फैमिली में कोई आर्मी से नहीं था, राइट। इंग्लिश नहीं आना कोई वो नहीं है, इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि आप अपने ट्रूप्स को कमांड करोगे तो आप इंग्लिश सीख सकते हो, आप बोल सकते हो। और इंग्लिश आज के ज़माने में इंग्लिश कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं रहेगी। आप बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको इंग्लिश भी आ जाएगी, ठीक है। आपका कोई इंग्लिश का एग्जाम नहीं हो रहा है, आप हिंदी में भी आप एसएसबी में जाके आप हिंदी में भी अपनी बातें कह सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो मेरा और अगर आपका रिजेक्शन इस बेसिस पे कभी नहीं होगा कि आप फौजी बैकग्राउंड के नहीं हैं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, राइट। सबको, अगर मैं वहाँ फौजी बैकग्राउंड की हूँ तो भी मुझे वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो वहाँ एक नॉन फौजी बैकग्राउंड। सो ऑल दीज आर थिंग्स डोंट होल्ड एनी वाटर, कोई मैटर नहीं रखती ये चीज़ें। आपका हार्डवर्क, आपका कॉन्फिडेंस, आपका विल पावर, दीज थिंग्स मैटर, राइट। एब्सोल्युटली। मैम यहाँ पे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, आपने कहा कि बैकग्राउंड जो है वो उतना मैटर नहीं करता, विल पावर मैटर करता है। लेकिन कैंडिडेट इस परसेप्शन में पहले फंस जाते हैं और उसके बाद वो अपने आप को मतलब वो अपने पर्सनालिटी को इम्प्रेसिव दिखाने के लिए समटाइम्स दे लाई है, वो अपने बारे में कोई झूठ बोल देंगे, कोई अचीवमेंट बता देंगे। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की स्ट्रैटेजी कभी भी काम कर सकती है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने? डिफेंस में क्या, कहीं पे भी आप कोई भी चीज़ लंबे टाइम तक फेक नहीं कर सकते। सो इट इज ऑल
कि जो आपका ओरिजिनल सेल्फ है, पहली बात तो आप एक्सेप्ट करो कि मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ, एंड देन यू, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, लाइक अगर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं उस चीज़ को मैच नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप उस पर वर्क करो, अपने ऊपर वर्क करो। क्योंकि आप सोचो कि मैं सामने वाले को ब्लफ कर लूँ, तो सामने वाले आप जैसे लोग दिन में 1000 लोगों का एग्जाम ले रहा है, डेफिनेटली डेफिनेटली। एक सेकंड में वो बता लेता है कि आप सच बोल रहे हो, आप ब्लफ कर रहे हो, आप ऑनेस्ट हो कि आप डिसऑनेस्ट हो। एंड डिसऑनेस्टी कभी मार्क्स फेच नहीं करती, वो रिजेक्शन ही फेस करेगी। मे बी आप डिसऑनेस्टी के साथ आपने फर्स्ट लेवल पार कर लिया, सेकंड लेवल पार कर लिया, बट यू कांट क्लियर एंटायर थिंग बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टेजेस ऑफ एग्जाम कि कहीं ना कहीं आपका ब्लफ, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि ब्लफ करते करते आपका कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, राइट? तो माय एडवाइस इज कि हैव कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, झूठ का सहारा कहीं मत लें। मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग एसएसबी में थे जिनका 5th अटेम्प्ट था, किसी का 6th अटेम्प्ट था, लेकिन लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि यार मेरा 5th अटेम्प्ट है, पिछले 4 बार मेरे से ये गलतियां हुई, उन्होंने अपनी गलतियों को माना, उसको सुधारा और उन्होंने एग्जाम को क्लियर किया। तो लाइफ में कभी भी झूठ का सहारा लेके तो आप आगे ज़्यादा बढ़ नहीं सकते हो सकता है टेम्पररी आपको सक्सेस मिल जाए, बट फेक और टेम्पररी सक्सेस इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। जब पता चलेगा तो फिर इट इज रिजेक्शन फॉर यू एट एनी, इट कैन बी रिजेक्शन एट एनी स्टेज। सो माई सिंसियर एडवाइस इज कि नेवर एवर ब्लफ, जो है उसको सामने रखो कि मैं ऐसा हूँ। ओके ओके। मैम अभी जैसे आपने कहा कि जो आपके साथ के लोग थे उन्हें अपनी गलतियां बता दी, तो कैंडिडेट्स जो है अपने अटेम्प्ट के बाद जिसमें वो रिकमेंड नहीं होते, तो वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं कि कहाँ मुझसे गलती हुई, किस स्टेज पे मैंने जो है गलत रिस्पॉन्स दिया। तो ये जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, क्या कैंडिडेट खुद से कर सकता है या यहाँ पे किसी मेंटोर की जरूरत पड़ेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जब एग्जाम के लिए हम जाते हैं एसएसबी के लिए, बहुत सारे लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। मान लो मैं एक एसएसबी सेंटर में गई एग्जाम देने और वहां पे मैं बहुत सारे नए कैंडिडेट को मिली जिनको मैं पहले नहीं जानती थी, लेकिन किसी कारण से मैं, कोई अच्छा कैंडिडेट है, वो अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, उसने ज़्यादा अच्छे से ड्रेसअप हो रखा, तो मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और आई विल ट्राई टू बी लाइक हर और हिम। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात, आप अपना कंपटीशन खुद हैं, वहाँ पे कौन कैसा हो सकता है, जो आपको बहुत, जिससे आप बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं वो रिजेक्ट हो जाए और जिसको आपने देखा भी नहीं वो सेलेक्ट हो जाए, राइट? बिल्कुल। तो ऐसा बहुत होता है। तो सबसे पहली बात है कि आप अपना कंपटीशन आप खुद हैं, आप खुद को आईने में देखिए और आप देखिए कि आपने क्या गलत बोला, आपने क्या कमी बोली, ठीक है? सेकंड, आपने मुझे पूछा कि क्या इट इज़ रिक्वायर्ड कि टू हैव अ मेंटोर, तो मैं हमेशा ऐसा कहना चाहती हूँ कि देखो, आर्मी में क्या होता है, आपकी पर्सनालिटी तो कोई नहीं चेंज कर सकता, बट किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो, आप थोड़ा सा प्रिपरेशन तो करते ही हो, राइट? इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि आप एक कोई भी गाइड जो आपको गाइड कर दे, जो आपका थोड़ा प्रिपेयर कर दे, इट इज ऑलवेज गुड टू गो विद दैट गाइडेंस। इवन आई हैव टेकन अ कोचिंग, उससे क्या होता है कि एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि किस तरह का एग्जाम होगा, मुझे कैसे कंडक्ट करना है, बिकॉज अगर आप बिल्कुल ब्लैंक होके जाओगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा वहाँ होगा क्या। हम आज भी अगर स्कूल में एग्जाम होता है तो हम पढ़ाई करते हैं, कोई प्रोफेशनल एग्जाम के लिए जाते हैं तो हम तैयारी करते हैं, तो इट इज द सेम थिंग। तो आप अगर डिफेंस के लिए जा रहे हो तो आप तैयारी करोगे, अगर आप पहली बार रिजेक्ट हो जाते हो, अगर आप मान लो मेडिकल का एग्जाम दे रहे हो और आप रिजेक्ट हो गए, तो आप अगर दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हो तो आप ऐसा थोड़ी करते हो कि पढ़ाई छोड़ देते हो या ट्यूशन कोचिंग नहीं लेते हो, फिर भी आप लेते हो, दोबारा मेहनत करते हो, ज़्यादा मेहनत करते हो, अपनी कमियों पे वर्क करते हो कि तो इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। कोई ये डिफेंस इज नॉट अ बिग हवा, इट इज जस्ट दैट यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर ओन सेल्फ, दैट इज ऑल। तो मैम जैसे कि आप खुद एग्जाम्पल है, आपने जो ऑलरेडी सेट नॉर्म्स हैं उससे अलग आपने करियर चूज किया, लेकिन आज भी इट हैपेंस कि जो गर्ल्स हैं उनसे कहा जाता है कि आप जो ऑलरेडी स्टैब्लिश करियर ऑप्शन है उसको लीजिए, जैसे आप टीचर बन जाइए या फिर आप कोई डेस्क जॉब ले लीजिए या फिर आप बैंकिंग में चले जाइए। और कई ऐसी गर्ल्स हैं जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, वो कहती हैं कि कुछ टाइम के बाद बहुत डीमोटिवेटिंग हो जाता है ये एनवायरनमेंट, जब बार बार उन्हें टॉन्ट किया जाता है कि फौज में क्या जा रही हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, गो फॉर टीचिंग, गो फॉर प्रोफेसरशिप। तो मैम कैसे कोई लड़की अपने आप को ऐसे टॉन्ट के लिए इग्नोरेंट बनाते, वो बिल्कुल इग्नोर करे, वो आगे बढ़ते जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
जब मैंने आर्मी ज्वाइन करने की सोची तो मुझे भी एग्जैक्टली बोला गया था कि तुम बीएड खत्म कर लो और बेस्ट इज टीचिंग फॉर यू, बेस्ट है, तुम्हारा लाइफ बिल्कुल सेट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने बजे जाओगे इतने बजे आ जाओगे, कोई टेंशन नहीं लड़कियों के लिए। तो ये सब मैंने सुन रखा है, ऐसा नहीं है कि ये मैं आई एम पहली बार ऐसा सुन रही हूँ। और इवन आज भी अगर मेरी कोई जान पहचान का है वो ये मुझे पूछता है कि मैम मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो कई बार उनके फैमिली से कोई कहता है यार आर्मी क्यों ज्वाइन करनी, तुम कोई लड़कियों वाला काम कर लो। तो मुझे बहुत हंसी आती है कि लड़कियों वाला काम क्या होता है, लड़कियों वाला काम मतलब आज तक मुझे नहीं समझ में आया लड़कियों वाला काम क्या होता है। ऐसा कौन सा काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती? हाँ, तो अगर आप श्योर हैं कि आपने वो करना है, दुनिया कुछ भी कहे, इट शुड नॉट अफेक्ट यू। आई थिंक भगवान ने दो कान इसीलिए दिए, एक कान से सुनो एक से निकाल दो, और आपने जो करना है वो अपने दिमाग में उस चीज़ को सेट रखो कि मुझे ये करना है। देन ओनली जब मैंने आर्मी ज्वाइन करने की सोची तो मुझे लोगों ने बोला दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं कैसे करेगी, कभी नहीं कर सकती, यू कैन नेवर क्लियर द एग्जाम, ट्रेनिंग नहीं कर सकती। और जब मैंने कर लिया, जब मेरा पासिंग आउट परेड था तो उन्हीं लोगों ने मुझे बोला हमें पता था तुम कर सकती हो। कैसे उनके परसेप्शन चेंज हो जाते हैं, यू नो। सो आई थिंक इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं या आप लोगों के बोलने से डीमोटिवेट हो रहे हो। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है, अगर आप डिटर्मिन्ड हो, आपने ये करना है, आपने मन में एक प्रतिज्ञा कर लिया कि मुझे फोर्सेस में जाना है, तो फिर आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता। अगर कोई डिमोटिवेट कर सकता है तो वो आपके अपने थॉट्स ही आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। बिकॉज आई डोंट अग्री कि हम किसी और को ब्लेम करें अगर हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, राइट? एब्सोल्युटली मैम, आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस किया कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं, और अगर आप लाइफ में कुछ कर गुजर रहे हैं तो उसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट? तो मैम आपने ट्रेनिंग का जिक्र किया, और ट्रेनिंग में एक जो बहुत ही कॉमन हर्डल है जो गर्ल्स के लिए, वो होते हैं उनके पीरियड साइकिल, क्योंकि दे विल कम एंड दे आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गर्ल्स डेवलपमेंट एज वेल। तो मैम क्या कोई तरीका है जिससे कि दे कैन हैव देयर रेगुलर साइकिल्स, और इसके अलावा वो अपनी ट्रेनिंग भी अच्छे से एक्सेल कर सके? ओके, सो अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी क्या होता है कि ट्रेनिंग इतनी फिजिकली डिमांडिंग होती है कि हर लड़की का बॉडी अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, जी जी। किसी को फर्स्ट मंथ पीरियड होके फिर पीरियड नहीं होगा नेक्स्ट पूरा एकेडमी के टेन्योर में, किसी को बिल्कुल ही नहीं होगा, किसी को 3-4 महीने में एक बार होगा। सो और अगर होगा भी तो आपको वहाँ पे इतना नॉर्मल ट्रीट किया जाता है दैट इट इज़ योर बॉडी एंड यू कैन डू इट इन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, बी इट पीरियड्स बी इट नो पीरियड्स। ओनली वन थिंग विच यू आर एग्जेम्प्टेड ड्यूरिंग पीरियड्स इज योर स्विमिंग। रेस्ट हमने सारे काम किए, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो कैंपिंग हो, चाहे वो क्रॉलिंग हो, वी हैव डन एवरीथिंग। सो आई थिंक अकेडमी में जाने के बाद पीरियड्स कोई बहुत बड़ी चीज़ है ये मेरे दिमाग से खत्म हो गई है, राइट? ओके, So it is nothing extraordinary. You will be as normal, you will be treated as normal, you will be even if you tell somebody that मतलब अपने इंस्ट्रक्टर को भी आप बोलो कि मुझे पीरियड्स हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो वो तब भी आपको अपने रूटीन काम कराएगा। He will ensure कि आपके माइंड से वो पेट दर्द निकल जाए एंड यू आर बिजी विद योर वर्क। बिकॉज मान लीजिए आप फोर्सेज में हैं, आप अपनी ड्यूटी पे हैं, आप कहीं फॉरवर्ड एरिया में हैं, यू कांट टेक एन एक्सक्यूज कि मेरे पीरियड्स हो रहे हैं, मेरे पेट दर्द हो रहा है और मैं हॉट वाटर बैग लगा के बैठी हूँ, राइट? सो ट्रेनिंग आपको मेंटली इतनी फिट कर देगा कि ये सब चीज़ें आपको फर्क ही नहीं पड़ती हैं। कोई प्रिविलेज आपको नहीं मिलेगी इस ग्राउंड पे। प्रिविलेज चाहिए भी क्यों? जी मैम, जी मैम। मैम आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रही हूँ प्रिविलेज चाहिए भी क्यों? जस्ट बिकॉज आपको पीरियड्स हो रहे हैं, यू नीड अ प्रिविलेज इज अ वेरी लेम एक्सक्यूज ऑफ नॉट डूइंग समथिंग, right? If you're having periods, you can only be excused from swimming classes, that's all. And rest, I don't think so. As a woman today, I don't think so we require any excuse for having periods. Not required. ओके, सो मैम आपने जैसे अभी कहा कि वो ऐसा ट्रेनिंग मॉड्यूल रहता है कि आप एकदम बाकी सारी चीजों को नॉर्मल कंसिडर करते हैं, जो कि आप नॉर्मल अभी तक नहीं कंसिडर कर रहे थे। तो मैम फोर्सेस जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को एज अ पर्सन चेंज कर देती हैं। क्या चेंजेस आपको खुद में दिखे वंस यू वर इनटू फोर्सेस?
क्योंकि आपने सिविलियन लाइफ भी देखी है, आपने एक आर्मी ऑफिसर की भी लाइफ देखी है, और अब आप फिर एक ऐसे ढर्रे में जहाँ पे कि दोनों ही लाइफ का एक्सपीरियंस आपके पास बहुत अच्छा है। तो मैम, हाउ डिफेंस फोर्सेस हैव चेंज्ड यू एज अ? So, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. वॉट एवर माई पर्सनैलिटी इज टूडे इज बिकॉज ऑफ द डिफेंस फोर्सेज. आई एम रियली थैंकफुल टू माई इंस्ट्रक्टर्स, टू माई टीचर्स, टू माई कलीग्स, जिन्होंने मुझे इतना ग्रूम किया, ट्रेन किया कि आज मैं जो भी कर पाती हूँ या जो भी लोगों को एक लगता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग इन आर्मी. तो आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को सर हेड टू टो चेंज कर देती है. सर से पाँव तक आप एक ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हो. सबसे पहले आपको अपने ऊपर एक आत्मविश्वास होता है ना, जो शायद आपका थोड़ा कम भी होगा. अकेडमी पहुंचने के बाद भी कभी कभी थोड़ा डाउट रहता है कि मेरे से होगा कि नहीं. शायद वो डाउट भी खत्म कर देते हैं. अनलेस एंड अनटिल आप बिल्कुल ही हिम्मत छोड़ दो कि मुझे करना ही नहीं है, दैट इज अ सेकेंडरी दिस थिंग. बट अगर आप सोच के करो कि मुझे ऑफिसर बनना है, उसके बाद इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इंस्ट्रक्टर्स इन द अकेडमी कि वो आपको एकदम तराश के, कहते हैं ना जौहरी हीरे को तराशता है, तो वो उनका काम है आपको तराशना. अब आप उस प्रोसेस से गुजरना चाहते हो कि नहीं, वो आपके ऊपर है, राइट. तो आपकी पर्सनालिटी को आर्मी चेंज कर देता है. एंड मेरा तो ऐसा मानना है कि हर लड़की को आर्मी की ट्रेनिंग करनी चाहिए. उसके बाद उसको पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और वो क्या कुछ कर सकती है. तो ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग होती है कि मतलब जो शायद आप एज ए सिविलियन लाइफ लीड करते करते आप समझ नहीं पाते कि आपके साथ उस एकेडमी के अंदर क्या क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग. कि आपको ऐसे ट्रेनिंग कराई जाती है कि आप नॉर्मल सोच ही नहीं सकते कि मैं एज ए गर्ल, अरे मैं कैसे करूँगी. शायद हम ये थॉट रखते हैं मैं तो लड़की हूँ, मैं कैसे करूँगी. बट आप वो सारे काम करते हैं, चाहे वो क्रॉलिंग हो गई, धूप में खड़े रहना हो गया, मतलब नेम द थिंग एंड यू आर डूइंग इट. तो आई थिंक बहुत बड़ा रोल मेरी लाइफ में आर्मी ने प्ले किया है, मेरी लाइफ को, पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. एब्सोल्युटली मैम, आप बल्कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एज अ पर्सन बन जाते हैं वंस यू अटेंड द अकेडमी. मैम, the next question which is that a lot of candidates, they are confused about the dress code. उन्हें इस बात का confusion रहता है that what they should wear on day one, which is screening. और जो सबसे बड़ा confusion होता है वो होता है interviewing जो ऑफिसर है उनके सामने what should be the dress. And ma'am, since I have went through your profile, you are really a fashionista. So what would you suggest? ऐसे क्या जो ड्रेस कोड फॉलो होने चाहिए जो कि आपको प्रोफेशनल भी शो करें, जो कि आपको डिसिप्लिन भी शो करें, एंड एट द सेम टाइम यू आर कंफर्टेबल इन दैट? So it's very important to understand कि आप किस प्रोफेशन में के लिए एग्जाम के लिए जा रहे हो. आर्मी इज कंसिडर्ड बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशन है इन टर्म्स ऑफ जैसे कि आप एक जेंटलमैन बन जाओगे, ठीक है ना. तो अगर कहा जाता है कि यू विल बिकम लाइक अ जेंटलमैन और आप एक एज अ लेडी यू विल बिकम एन एलिगेंट लेडी, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को प्रेजेंट भी ऐसे करें. अब आप सोचिए कि मैं एज अ लड़की वहाँ पे स्कर्ट पहन के छोटी सी और हिप हॉप टाइप टॉप पहन के और डैंगलर्स पहन के और कर्ल करा के पहुँच जाऊँ, तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. आप जा सकते हैं बट आई डोंट थिंक सो यू विल रीच द डे टू. फॉर बॉयज़ कि आप वो कौन सी डिस्ट्रेस डेनिम्स होती हैं फटी वाली जो आजकल लोग पहनते हैं ना, फटी हुई डेनिम्स, एंड also all those things, t-shirts printed with some captions. So I will say these things are a big no-no. Always go in your best formals, right? First day is your first impression day. Girls can wear suits, they can wear shirts, trouser. Boys can wear trouser and shirt. I personally feel कि jeans पहन के नहीं जाना चाहिए. Always go in your best formal dress. शूज़ भी उसी हिसाब से होने चाहिए. बाकी आप बाकी डेज के हिसाब से आप लेके जाओ. आप अगर 5 डेज का स्क्रीनिंग है तो आप अपना गेम्स विग लेके जाओ, गेम शूज़ लेके जाओ. लेकिन फर्स्ट डे जब आप एंटर कर रहे हो, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी ऑलवेज से ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, राइट. तो अगर आप स्पाइक्स वाले बाल लेके और ऐसे मतलब जैसे आजकल घूमते हैं ना यो मैन टाइप, अगर आप so you are not acceptable, right? And then tattoo is not allowed in army. So I always say I have tattoos, but this is after I left army, right? So it is very important that while you are a student, while you are preparing for a profession, whether it is army or any other profession, I
advise all the students that टैटू बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पहले अपना प्रोफेशन चूज़ कर लो, उसमें सेटल हो जाओ, उसके बाद टैटू बनाओ, जो भी बनाना है बनाओ। But till the time you're not settled in a job, it can be any job, right? Please don't go for this tattoo thing, human thing, जो भी है आजकल बहुत स्टाइल चलता है। So be very formal in your attire. It is very important. In your behavior also be very formal, and your attire also be very formal. तो मैम एक यहाँ पे क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कि जैसे अभी तक जो भी लाइक 18 to 19 ईयर्स के बच्चे होते हैं, दे आर वेरी फंकी, बहुत ही कूल एटीट्यूड के साथ रहते हैं। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट ने डिसाइड किया कि अब मुझे फोर्सेस में जाना है, मुझे फौज में भर्ती होना है, तो क्या आपको लगता है कि उन्हें किसी तरीके के लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए अपने अंदर, ताकि वो अपने दिमाग को, अपने पर्सनालिटी को उस नीड के हिसाब से ढाल सके? डेफिनेटली अगर आपने सोचा है कि मुझे कुछ करना है, तो आपको अपना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। अब अगर आप सोचो कि मुझे फोर्सेस में जाना है और आप डिस्को डांस करोगे, तो आप फोर्सेस में नहीं जा सकते ना। तो अगर आप डिस्को डांस करते हो और आपने फोर्सेस में जाना है, तो आपको शिफ्ट लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, कि आपको एक थोड़ा डिसिप्लिन अपने आप लाना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत अपनी बॉडी पे वर्क करना पड़ेगा, ट्राई टू do some physical work, go for running, eat good food, learn to be polite to others, right? So there are a lot of things you need to work on. And I totally agree कि 18-19 साल में लाइफ में बहुत ह्यूमन टाइप करने का मन भी करता है, बट ऑल्सो you'll be surprised कि एनडीए के पास आउट 21-21 साल के लोग ट्रूप्स को कमांड भी करते हैं. They become true gentlemen and take care of our borders, right? And there we have example of brave officers who have given their life at age of 22, taking care of them. So it is totally how serious you are for your work, and definitely anything if you are choosing, so you have to start building your focus कि उस चीज में मैं कैसे ढलूं. तो मैम यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है जहाँ पे कि मैं आपका ओपिनियन चाहूंगी, जैसे कि फेलियर्स, अगर हम कई बार जो बच्चे रिकमेंड नहीं हो पाते या कई अटेम्प्ट के बाद भी रिकमेंड नहीं हो पाते, तो डिप्रेशन बहुत ही नॉर्मल है। मैम आपने लाइफ के ऐसे फेजेस देखे हैं जिसके बारे में भी सोच के पीपल गेट स्कैर्ड, तो मैम आपके हिसाब से जो आज का यूथ है जो डिप्रेशन में बहुत जल्दी चला जाता है, और वो भी छोटी छोटी चीजों को लेकर, कई बार सोशल मीडिया के पोस्ट पे लाइक नहीं मिलने से भी लोग डिप्रेस हो जाते हैं, तो ऐसे माइंडसेट से कोई भी बच्चा कैसे बचे, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशली आजकल के टाइम में जब एवरी सेकंड पर्सन इज डिप्रेस्ड एंड ट्राइंग टू जस्ट टेक एंड देयर लाइफ फॉर नो रीजन। तो मैं सबसे पहले ये समझाना चाहूंगी, जो आपको एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ मिली है ना, यू आर ब्लेस्ड कि यू आर बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। आप एक कोई एनिमल बन के पैदा नहीं हुए, आपको इंसेक्ट बन के, कोई रेप्टाइल बन के पैदा नहीं हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, if you are chosen to be born as a human being, thank your stars that you're born as a human being. God has given you mind. Now second, आप डिप्रेस किस लिए होते हो? आप जब दूसरों को देखते हो, आप जब दूसरों को, जैसा आपने बड़ा अच्छा बोला, किसी की पोस्ट पे लाइक नहीं आते, तो आप किसी से कंपेयर कर रहे हो ना कि उसको इतनी मिली है, मुझे नहीं मिली। So these all things are very useless and baseless things. अगर आप किसी कारण से SSB क्लियर नहीं कर पा रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहे हो, सेकंड में नहीं कर पा रहे हो, थर्ड में नहीं कर पा रहे हो, इसमें कोई रीज़न नहीं है कि आप डिप्रेस हो जाओ। लाइफ में इफ़ आई टेक माई एग्जाम्पल, मेरी लाइफ कभी भी वैसी नहीं चली जैसी मैंने प्लान की थी। लाइफ में जितने ऑब्स्टिकल्स आए, सेटबैक्स आए, मैंने उनमें से डिप्रेस होना इज़ अ वेरी नॉर्मल साइकोलॉजी। तुरंत आपको बुरा लगता है, आपको झटका लगता है, आपको ट्रॉमा हो जाता है, बट आप उसमें ज़्यादा समय अगर अपना वेस्ट कर रहे हैं, तो यू आर वेस्टिंग योर ओन टाइम एंड लाइफ। बेटर इज़ कि आपको पता चल गया है कि ये हो गया है, वो चीज़ अब आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट? मुझे पता है कि अब ये चीज़ हो गई है, नाउ आई हैव टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन टू कम आउट ऑफ इट इन अ पॉजिटिव वे। अगर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में SSB नहीं क्लियर कर पाया हूँ, तो लेट मी वर्क ऑन माई शॉर्टकमिंग्स कि मैं क्यों नहीं क्लियर कर पाया, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द SSB इंस्ट्रक्टर्स, या ये सोचना कि फलाना स्टूडेंट ज़्यादा, कैंडिडेट ज़्यादा अच्छा था। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर सोशल मीडिया भी देखूँ, द लेस टाइम you spend on social media, I think the more happier you will be, right? So social media is also a very fake place.
जहाँ पे आप 80% of the people are just faking that they are happy, but in real life they are not, they right? are not. So I am very less present on social media. मेरा प्रोफाइल हर जगह है, but I don't spend any time on social media. I don't spend more than 10 minutes a week on any of the platform. I just don't feel like seeing कौन क्या कर रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं. मैं बस अपना, because my work is like that, I have to interact with people, I have to reply to the this thing. So that is why I connect. I don't connect to see what others are wearing, what others are eating, whether they have liked my post, they are not liked. It is not my business to see all these things, right? So my advice to every youth is कि depression, I know it is very easy to get depressed. So don't fall for easier things. Look for something which is more challenging to find a good solution to make your career. If सारी दुनिया डिप्रेस हो जाएगी तो क्या क्या मजा है? Be different. If from your setbacks you're not falling into depression, that is something big thing. कि people tell me, yeah, we are amazed कि you never got into depression. So I say कि यार मुझे नहीं होता depression. ऐसा नहीं है कि I don't cry. Yeah, I have not cried. But that doesn't mean that I will get depressed and end my life or leave everything one side. And so it is, वो कहते हैं ना, it is in your hand to make yourself or break yourself. Absolutely, ma'am. You said very important thing that be different. That's the crux of everything. मैम एक चीज मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगी, आपके पास ढेर सारे पेट्स हैं, तो ये पेट्स से इतना प्यार, इसका रीजन और कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली? If I'm not wrong, you have 3 or 4 dogs, right? So I am a big time animal lover, right? मुझे birds, cats, fishes, कुछ भी हो, हर चीज़ बहुत पसंद है. तो इवन आई फीड स्ट्रे डॉग्स को भी मैं खाना वाना खिलाती हूँ. और तो यू नो मुझे लगता है कि एनिमल्स जो होते हैं ना, दे गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस. अगर आप जैसे कहीं सैड हो, आप लोनली हो, तो दे आर द वंस हु, जैसे मैं बहुत टाइम अकेले रही हूँ लाइफ में. जब मैं घर आती थी तो मेरा घर एकदम खाली होता था. तो जब मैंने इन पेट्स को रखना स्टार्ट किया तो मैं घर आती थी कि दे आर समबडी इज वेटिंग फॉर मी, यू नो. और ये ऐसे होते हैं कि जो आपसे बिल्कुल सेल्फलेसली मिलते हैं. दे आर ओनली वेटिंग फॉर यू. दे आर सो हैप्पी टू सी यू, यू नो. आई एम बिग टाइम एनिमल लवर. मतलब मेरा ड्रीम है कि आई स्टे इन अ हाउस फुल ऑफ एनिमल्स. सो मैम आपने ये इतना टचिंग स्टेटमेंट आपने कहा अभी कि मैं जब वापस आती थी तो कोई मेरा इंतजार कर रहा होता. मैम इट्स रियली लवली. मैम कितने पेट्स हैं आपके पास एग्जैक्टली? सो आई हैव 3 डॉग्स. ओके. एंड मेरे पास एक कैट आई थी पर अभी वो चली गई है. आई कीप Okay. फॉस्टरिंग ऑल्सो. अगर कोई अबैंडन हो जाता है डॉग, किसी कोई फ्रेंड कहीं जाता है तो वो मेरे पास रख जाता है. सो माई एंटायर फैमिली, लाइक माई सन इज ऑल्सो देयर, ही इज ऑल्सो एन एनिमल लवर. माई mother is also there, she is also an animal lover. So we are a family of animal lovers. So both ways we love animals. We are non-vegetarians and we love animals. That's really interesting. That's really very interesting. But ma'am, you actually inspired me as well. मुझे भी कहीं ना कहीं से अब ऐसा लग रहा है कि once in a lifetime experience ही होगा if you'll have a dog. और जैसा कि लोग भी कहते हैं कि उनसे वफादार कोई नहीं होता. So ma'am, now it makes me arrive at the most important question for you, और वो ये है कि आप खुद अपने आप में एक बहुत ही लिविंग एग्जाम्पल है लोगों के लिए. तो मैम वो क्या चीज थी जो आपको मोटिवेट करती थी आगे बढ़ते रहने, और आपके हिसाब से जीवन में, हमारे लाइफ में सक्सेस मंत्र क्या होना चाहिए किसी भी टफ लाइफ, किसी भी टफ सिचुएशन से बाहर निकलने? सबसे पहले जो आपने बोला कि किसी भी, सेकंड पार्ट का मैं पहले जवाब दूंगी कि किसी भी टफ सिचुएशन में आप हो तो उससे बाहर निकलने का क्या मंत्र होना चाहिए. मैं इस लाइन में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, दिस टू शैल पास. ये समय भी निकल जाएगा. समय रुकता नहीं है, घड़ी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है. हमें लगता है कि समय रुक गया है, कितना खराब समय आया है. समय खराब नहीं आया, समय तो चलता जा रहा है. अच्छा समय, बुरा समय, अच्छा समय, बुरा समय, राइट. तो अगर आप बुरे समय में आए हो तो वो समय चेंज होकर अच्छा भी होगा, और अच्छा समय है तो बुरा भी होगा. तो दिस टू शैल पास की थ्योरी में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ. इवन इन दिस कोरोना टाइम्स ऑल्सो मैं दिस टू शैल पास को रोज़ बोलती हूँ कि ये समय बीत जाएगा, राइट.
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इस चीज़ में बिलीव करें कि समय जो है वो स्टेशनरी नहीं है। अगर आज आप किसी बहुत बुरे दौर में हैं, अटके हुए हैं, तो ये समय ज़रूर बदलेगा और अच्छे के लिए बदलेगा, क्योंकि अच्छा बुरा जैसे हम कहते हैं ना, काला सफ़ेद, नीला पीला होता है, इसलिए अच्छा बुरा आएगा। अच्छा है तो बुरा होगा, बुरा है तो अच्छा होगा। और उसके बाद किस चीज़ ने मुझे मोटिवेट कर रखा है लाइफ में, ये होता है ना, हमेशा आपको एक चीज़, वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। आपके पास हमेशा एक कोई रीज़न होता है कि मैं किस चीज़ को देख के आगे बढ़ूँ। तो शायद मेरे पास मेरी लाइफ में मेरा एक बेटा था जिसने मुझे बहुत बड़े-बड़े लाइफ गोल्स दिए कि हर सिचुएशन में जब भी मैं प्रॉब्लम में होती थी, वो छोटा था लेकिन हमेशा हँसता मुस्कुराता रहता था। तो उसने मुझे हमेशा ये सिखाया कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में, आप उसको हँस के झेल सकते हो। कभी-कभी कहते हैं ना, कहा जाता है ना, बच्चे जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं। तो जब एक बार मैं बहुत ही सैड सिचुएशन में थी, जब लाइफ एक जगह ऐसे आके लग रहा था सब अंधेरा है, तो इस बच्चे को देखा तो वो खेल रहा था, हँस रहा था, अनअवेयर ऑफ एनीथिंग। तो वहाँ से मुझे एक लाइफ लेसन मिला कि कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, आप उसका हँस के सामना कर सकते हो। तो और जब अगर आप हँस के और ठान लो कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। तो शायद मैंने हर नेगेटिव सिचुएशन में कुछ बुरा हो जाता है तो बहुत इर्रिवर्सिबल बुरा होता है तो भी आप ढूँढो तो एक रास्ता मिल जाता है। और आप चाहो तो आप रास्ता निकाल सकते हो। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, इफ देयर इज़ नो विल यू कांट फाइंड अ वे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि कभी भी दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए अपने किसी भी सेटबैक के लिए, अपने किसी भी फेलियर के लिए, अपने किसी भी शॉर्टकमिंग्स के लिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ। You can't blame anybody. Anybody means anybody, either your parent, friends, colleague, teacher. किसी को आप blame नहीं कर सकते for your failure. You can give credit for your success, but never blame anybody for your failures. That's my most important thing, which I follow very religiously. एब्सोल्युटली मैम, बहुत ही डीप आपने चीज बताई। और मैम मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी, मैम आप ममा नहीं लगते, यू लुक वेरी यंग। So my son is 21 years old now. मैम सीरियसली इट्स रियली हार्ड टू बिलीव। He is in BTech fourth year now. ओके ओके, And इट्स he's रियली हार्ड। already for his defense exam. ओके Hopefully, he will also be in uniform if he works hard. मैम वी रियली विश, एंड ही विल एब्सोल्युटली, जिसके पेरेंट्स इतने ज्यादा डेकोरेटेड हैं, ही विल। मैम आई हैव सीरियसली नो वर्ड्स। आई कैन अश्योर यू कि जो आपने लास्ट की जो कुछ लाइनें बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कितनी आसानी से अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर देते हैं, बल्कि उनकी कोई गलती भी नहीं होती है। तो मैम इट वाज रियली अ वेरी रिफ्रेशिंग एंड वेरी लर्निंग सेशन विद यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर टेकिंग आउट टाइम विद अस। Interacting with you, and my loads and loads of good wishes to you and to your entire team and all the students who will be listening to this. I can just say that please keep your focus strong and don't get demotivated by any outside force. सबसे important है कि अपने ऊपर confidence रखिए और अपना आत्मविश्वास कभी मत खोइए. If you want, you can, right? Thank you so much. और मैम हम हमेशा उन लोगों को ही चुनते हैं जो कि वाकई में अपने जीवन से हमें कुछ संदेश देता है, और हम उन्हें हमेशा कहते हैं द नेशन एक्चुअली नीड्स यू। Yes, true, true, very true. Thank you so much, ma'am, for your time, and I'll be then signing off. Thank you, ma'am.